दोस्तों, गोदी मीडिया के लोग अपने सभी शोज में एजेंडा तो चलाते ही हैं, लेकिन कभी कभी किस हद तक नीचे गिर जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि एंकर किस तरह से बीजेपी की और मोदी सरकार की चापलूसी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। सबसे पहले सुधांशु जी आपसे शुरुआत करते हुए, अब विपक्षी दल संख्या बल में इस बार बहुत मजबूती के साथ कदमताल करने वाला है। ऐसे में क्या है सरकार की तैयारी? स्पीकर से लेकर तमाम मुद्दों पर वो अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। देखिए, सड़क पे बात करने और संसद में बात करने में नियम, मर्यादा और व्यवस्था तीनों का ही अंतर है। यदि विपक्षी दल पिछली लोकसभा के समय में जिस प्रकार के अवांछित और अशोभनीय दृश्य देखने को मिले, उस परंपरा को छोड़कर एक स्वस्थ बहस की परंपरा में आगे आए तो उचित होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संख्या बल के साथ आइए, परंतु बवाल के साथ मत आइए। यहां पर एक मौका होता है, सदन के पटल पर अपनी बात रखिए और इस ढंग से विषय को रखने का प्रयास करिए। इसीलिए जनता चुन के भेजती है, तो मुझे लगता है कि वो विषय को रखें तो बेहतर होगा। परंतु मुझे कभी कभी मन में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार विषय रखने को नहीं होता तो बवाल करने में उदाहरण देना चाहता हूं। अच्छा, किसान पिछली लोकसभा में एक पूरा सत्र इस विषय पे चला गया कि किसान कानून वापस लेने चाहिए। जब हम लोगों ने कहा कि चर्चा करिए, उनका नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे वापस लीजिए। जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी वापस ले लिए, तो संसद में इसलिए बवाल हुआ कि चर्चा क्यों नहीं की गई, बगैर चर्चा की वापस क्यों ले लिया गया। ये जाके कोई रिकॉर्ड पे कर सकता है। यह दर्शाता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था हंगामा होना चाहिए। पर मैं कहना चाहूंगा, बीत गई सो बात गई। अब छोड़िए, अगर आपको लगता है कि जनता ने आपको अधिक संख्या दी है तो अधिक दायित्व भी दिया है, अधिक दायित्व दिया है तो उस दायित्व का जिम्मेदारी से निर्वाह करें। यह उचित रहेगा आपकी पार्टी के हित में भी और लोकतंत्र के। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा है कि संख्या बल दिया है तो सिर्फ बवाल ही बवाल पर केंद्रित नहीं हो पार्टियां, और आप लोगों की जिम्मेदारी अब कहीं ज्यादा बढ़ गई है। किस तरह की उम्मीद इस बार के संसद सत्र से? देखिए, अगर इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती पहले दो टर्म्स में, तो तीसरे टर्म में बहुमत से दूर नहीं होते। और ये पिछले सत्र की बात कर रहे हैं, बवाल की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने किसानों के ऊपर कानून के बारे में बात की कि हमने उसके ऊपर बवाल मचाया था। आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान कानून लाते हैं और आप कहते हैं इस पर चर्चा हो, बगैर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से जाए हुए, बगैर ये बिल पहले लेजिस्लेटिव जो स्क्रूटनी है वो पास किए, आप कहते हैं हमें बवाल नहीं मचाना चाहिए। बैंड बज गया। आज यही आपके अहंकार है, और आज भी मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अभी भी ये लोग अहंकार से बाज नहीं आ रहे हैं अपनी अहंकारी बातों से। दूसरी बात मैं कहूंगी, हाँ, हमें संख्या दी है, हमें संख्या के साथ साथ ये जिम्मेदारी दी है कि इनके आते ही पिछले एक हफ्ते में ही, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इनको आए हुए, सरकार बनाए हुए, उसमें हमने देखा किस तरीके से जम्मू और कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हुए हैं। मणिपुर का जो हमला चल रहा है, मणिपुर में जो आग लगी हुई है वो भी बुझा नहीं पा रहे हैं। फिर पेपर लीक हो रहे हैं। एक एग्जाम अभी कैंसिल कर दिया गया है रखवाकर, ट्रेन क्रैश हो जाता है, और आप कहें कि आप तो सिर्फ सदन में आइए सिर्फ मुस्कुराते हुए, इन मुद्दों को नहीं उठाएं हम, और हम मुद्दों को उठाएंगे हमें, क्योंकि जनता ने हमें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो आपको बहुमत से दूर नहीं रखा होता। दूसरी चीज मैं आपको कहूंगी कि जिस तरीके से अभी भी ये सवाल जवाब हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग वही फीलिंग से आ रहे हैं कि अगर हमने आवाज उठाई जनता की तो 150 से ज्यादा सांसद को हमने पहले भी सस्पेंड किया है, हम अभी भी सस्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके के माहौल ना बनाइए, क्योंकि अभी आप भी किसी के समर्थन पे अपनी सरकार बना रहे हैं। आप अपने आप को मेजोरिटी लेकर नहीं सही पकड़े हैं। आए हैं। सुधांशु जी, बार बार विपक्षी दलों की ओर से आपको याद दिलाया जाएगा कि देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी नहीं आई है सदन में, और भी जो आरोप उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर लगाए हैं उस पर भी जवाब। देखिए, संख्या बल के ऊपर गजब का तर्क दिया जाता है विपक्ष के द्वारा। मतलब हमारे गठबंधन को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो हमारे लिए तो सबक है, और थर्ड अटेम्प्ट में 100 का अंक नहीं छू पाए, उनके लिए बहुत गजब है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मतलब तीनों बार का मिला के कांग्रेस 52, 44 और 99 मिला के कुल इतनी सीटें नहीं है, 240 जितनी हमारी आज तक है। और मैं पुनः कह रहा हूं, 1984 में जब इंदिरा जी की दुखद हत्या के साए में हुए चुनावों को छोड़ दें तो आज तक 40 साल में कांग्रेस को कभी 240 सीटें नहीं मिली। नरसिम्हा राव के समय में 232 थी, बाद में बाई इलेक्शन होते हुए वो 240 टच किए थे। उसके बावजूद संख्या बल, और मैं संख्या पे भी बात करना चाहता हूं भाई, आपने कहा अभी तो चुनाव हुए 15 ही दिन हुए हैं, रिजल्ट आए हुए, तो एक गठबंधन तो टूट गया। आम आदमी पार्टी ने औपचारिक घोषणा कर दी कि कांग्रेस से गठबंधन समाप्त। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो फिर आप ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दोनों की 13 सीटें पंजाब की को जोड़ रहे हैं अपने में भाई? अब हटाइए 13 सीटें,
आप कहिए 232 से हमारा संख्या 219 रह गई। और अन्यथा जो आप कहना चाहते हो बताइए, अभी प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ने जा रही हैं वायनाड से, तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ है? नहीं है तो कम्युनिस्ट पार्टी के खाते की सीटें अपने में जोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी जी इनके खिलाफ चुनाव लड़ी हैं, उनकी 29 सीटें अपने में जोड़ रहे हैं। महोदय 60 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के हुए हैं और अभी भी ये कहेंगे, और 13 सीटें ऐसी जिसपे कि ओपनली कह दिया गया गठबंधन समाप्त है। इसलिए अरे यार क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे। बल का जो भ्रम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हकीकत में शिजरा आपका बिखरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि औपचारिक रूप से आपका गठबंधन सहयोगी छोड़ के चला गया। इधर हमारी तरफ सारे गठबंधन सहयोगी ने पूरे गरिमा मर्यादा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया और हम आगे बढ़े हैं। तो ये अंतर दोनों को साफ दिखाई तो रुको जरा, सब्र करो। पड़ा जनता को। प्रियंका जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हाँ, मैं बस एक सिंपल चीज कहूंगी, संख्या की बात हमने नहीं शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में आकर कहा था कि 370 भारतीय जनता पार्टी लाएगी, 400 पार एनडीए करेगी। तो इसलिए संख्या बल बार बार आपको जताना जरूरी है भाई साहब, इसलिए बोल रही हूँ। और मैं चाहती हूँ आप इसी अहंकार से रोज आकर टेलीविजन चैनल पर जनता को याद दिलाएं कि हमें बहुमत नहीं मिला है, हम तो फिर भी सरकार बनाए बैठे हैं। तो जैसे कि जनता जाने कि उनको और पुरजोर तरीके से आकर वोट करना पड़ेगा और आप जैसी अहंकारी सरकार को कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अभी पता चलेगा। हटाना होगा। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो अभी बता रहे थे 1984 से इनको नहीं मिला है, इसको नहीं मिला है, उसको नहीं मिला है। आपकी भी जो पहली सरकार बनी थी एनडीए की सरकार, वो भी क्राइसिस पे थी, जो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। मैं बस यही कहूंगी कि अगर जिम्मेदारी विपक्ष को मिली है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है। तीसरे टर्म में एटलीस्ट अपनी भूलों का सुधार करने की कोशिश करिए, प्रजातंत्र को प्रजातंत्र रखिए। और जो ये आप चुनाव भी जीते हैं, चुनाव सिर्फ आप और भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, आपके टूल किट में मीडिया थी, आपके टूल किट में इलेक्शन कमीशन था, आपके टूल किट में ईडी था, आपके टूल किट में आईटी था, आपके टूल किट में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स थे, आपके पास क्या क्या नहीं था। फिर भी आप अगर 240 पे आ गए तो आप समझिए जनता की ये बड़ी आपके मुंह पे थप्पड़ है। आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जिम्मेदारी से बर्ताव करिए, वरना आपका भी पैकअप करा देंगे। गजब बेइज्जती है। 2 अलायंस पार्टनर्स है। कुछ दिन पहले खुद अर्जुन राम मेघवाल ने यूसीसी की बात की थी, तभी राजीव कुमार रंजन जी की पार्टी के आकर केसी त्यागी जी ने कहा था कोई यूसीसी की चर्चा नहीं होगी बगैर हमसे विचार विमर्श करें। तो ये तो अभी हनीमून पीरियड है, आने वाले दिनों में जो बिल्स आएंगे उसमें क्या इनका रवैया रहेगा वो जनता को पता चलेगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। राजीव रंजन जी, राजकुमार भाटी जी मैं आ रही हूं, लेकिन सुधांशु जी विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि राह बड़ी मुश्किल रहने वाली है इस बार सरकार की सदन के अंदर। देखिए, प्रियंका जी ने टूल किट की बात कही तो मैं सिर्फ 3 फैक्ट रख देना चाहता हूं, बाकी देश की जनता खुद तय करे। यह भारत का इतिहास का पहला चुनाव था जब सीमा पार बैठक थी। धन कुबेर ने क्लियर कट कहा, जॉर्ज सोरस ने, कि मैंने $1 बिलियन खर्च करने हैं मोदी जी की सरकार को गिराने के लिए। कोई चुनाव हो तो बता दीजिएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। यह भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब किसी अखबार में छपी बात की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दुनिया के एक देश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया रशिया ने कि भारत के चुनाव में बाहर से हस्तक्षेप किया जा रहा है। यह भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब भारत में चुनाव हो रहा था और कांग्रेस के नेता शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहे थे, डेली स्टार में, मोदी अच्छा हमको सिखा रिया है। हैज टू गो। यह भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब पाकिस्तान का पूर्व मंत्री एग्जैक्ट वही भाषा बोल रहा था कि भाजपा हारनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे। बस मैंने 4 फैक्ट रख दिए, अब जनता तय करेगी किसका टूल किट क्या था और किसका क्या प्रभाव था और किसको कहां से किस प्रकार की मदद, समर्थन और स्नेह प्राप्त। तेरा तो केम बचाना पड़ेगा। ये राजकुमार भाटी जी अब आपके पास आते हुए, देखिए बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है जो बीजेपी की ओर से बार बार सुधांशु जी बता रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिला है और ये कई सालों के बाद ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। विपक्षी दलों के दायित्व को लेकर भी उन्होंने चर्चा की कि संख्या बल अगर ज्यादा है तो सिर्फ बवाल नहीं करना है। और राजकुमार भाटी जी, आपकी पार्टी तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सदन के भीतर कदम रखने जा रही है, क्या है तैयारी आप लोगों की? एनडीए को तीसरी बार बहुमत प्राप्त हुआ और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और देश के विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष को शत्रु पक्ष नहीं होते हैं कि दोनों में शत्रुता है, दोनों को मिलजुल कर एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रख के एक दूसरे से सलाह मशवरे से योजनाएं बनानी चाहिए। इस बार आपको संसद का माहौल बदला बदला नजर आएगा। इस बार वो तानाशाही नहीं चलेगी जो पहले चलती थी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी के बयानों से ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का सम्मान ये अब भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सारे अभी अपने वक्तव्य में 3 बार वो बोले हैं, 3 बार विपक्ष के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए, विपक्ष को कोसा है, विपक्ष को ये हंगामा करेंगे। आपको कैसे पता चल गया? पहले ही हंगामा करेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे। ऐसी भावनाओं से लोकतंत्र नहीं चलता है। विपक्ष का सम्मान करना सीखिए। इस बार देश की जनता ने जो जनादेश दिया है, हम भी घबराए हुए थे, देश के बहुत लोग घबराए हुए थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल देंगे, सामाजिक न्याय की दिशा को पलट देंगे। लेकिन इस भारत देश की महान जनता ने ऐसा जनादेश दिया है कि ना तो सत्ता पक्ष तानाशाही कर पाएगा और विपक्ष सरकार बनाने से पीछे रह गया। तो इस ऐसे दौर में चाहे सरकार बेशक एनडीए की बनी है, मोदी जी की बनी है, लेकिन हम इसलिए प्रसन्न हैं कि इस बार संसद में लोकतंत्र दिखाई देगा, पुरानी परंपराएं दिखाई देंगी, संसद में चर्चा होगी, एक से एक शानदार नेता चुनाव जीत के संसद के अंदर आए हैं।
एक से एक शानदार वक्ता आए हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्हें जमीनी मुद्दों की समझ है, जिन्हें देश की जनता के भावनाओं की ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझ है। तो इस बार मैं बहुत आशान्वित हूं और मैं निवेदन करूंगा कि सत्ता पक्ष को भी अपना रवैया बदलना चाहिए। केवल विपक्ष को गाली देने से आप मजबूत नहीं होंगे। देश को मजबूत करने के लिए कुछ सोचिए, कुछ योजना बनाइए। सुधांशु जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि सरकार की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी सदन में। बस एक लाइन। देखिए, भाटी जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने बहुत अच्छा मंतव्य व्यक्त किया, मगर मैं विनम्रता से मैंने तो कभी नहीं कहा क्या बवाल था। मेरा रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने कहा पिछले सदन में बवाल हुआ था, अब बीत गई सो बात गई, अब आइए और व्यवस्थित ढंग से अपनी बात कहिए। तो आपने जो कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है, पहली बात तो मैंने ऐसा कहा नहीं, और आप अपने आचरण से साबित कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छी और स्वस्थ परंपरा रहेगी। हाँ, जहां तक गठबंधन की बात है, जरूर कह दूं, हमारा गठबंधन 1998 में बना था, एनडीए आज तक है और उसी नाम से है। यूपीए 2004 में बना, जब मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और अब यूपीए गायब हो चुका है। अब यूपीए का पता नहीं, वो पिंडदान हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, क्या हो गया। अब क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल इंडिया आया। अब ये जो इंडिया आया, इसमें एक घटक तो अभी टूट गया है। तो कौन गठबंधन को भी साथ में, हम 26 साल से अनवरत स्पष्ट रूप से एक साथ चल रहे हैं, एक नेता, एक नेतृत्व, एक नियति के साथ, चाहे अटल जी हो या मोदी जी हो। आप 2004 में 20 साल पहले बने थे, 2 साल पहले गायब हो गए, नए जो बने उसमें बिखराव दिख रहा है। तो ये भी जनता देख रही है, और मेरा मानना है सदन में सारी बातें खुल के कहिएगा, तो जनता को समझ में आएगा दूध का दूध पानी का पानी है, किसी में अहंकार का कोई विषय नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बोलिए राजकुमार जी। राजीव जी उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ, बहुत देर से जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, आपको भी तो सुधांशु जी इतना धैर्य दिखाना चाहिए कि आपको सदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। आप पहले से पहले आप कह रहे हैं यूपीए बिखर गया, इंडी बिखर गया। आप ये जो इस तरह का अवमाननापूर्ण बर्ताव है नहीं विपक्ष के लिए, बिखरी तो आपका संगठन भी है। आप ये अकाली दल है क्या आपके संगठन में? क्या इंडियन लोकदल है क्या हरियाणा वाला? क्या वो शिवसेना है उद्धव वाली? क्या वो पीडीपी है जम्मू कश्मीर वाली? और ये अपने नीतीश जी कई बार अदला बदली कर चुके। ये तो लोकतंत्र की सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। आपको कम से कम, अभी तो पहला सदन शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले इस तरह आरोप लगाना विपक्ष पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आपको बड़प्पन का परिचय देना चाहिए, आपकी सरकार बनी है, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए और आपको अपनी भाषा मर्यादित रखनी चाहिए। हाँ, बोलिए एक लाइन में सुधांशु जी। एक लाइन, बस एक लाइन। मैं सिर्फ भाटी जी, मैंने ये नहीं कहा कौन गठबंधन पहले रहा, मैंने कहा यूपीए का नाम अब 3 साल से नहीं सुनाई पड़ता। दूसरा, मैंने सिर्फ वो याद दिलाया कि 4 जून को जो लोग साथ में थे, 21 जून को साथ में नहीं है। बस मैंने वो कहा कि इसलिए बिखर गया बोला। हमारा एक बताइए जो 4 जून को हमारे साथ था और 21 जून को नहीं है, बस इतना ही मेरा। खाओ मां कसम। सबसे बड़ा मुद्दा सुधांशु जी, आप अपनी बात को भी आगे बढ़ाइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, स्पीकर का पद तो सत्ता पक्ष को मिल जाएगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्षी दल हार मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि खुद सरकार ये निर्णय ले और डिप्टी स्पीकर विपक्ष के किसी सांसद को बनाया जाए। क्या बोलेंगे इस पर सुधांशु जी? देखिए, इस विषय के ऊपर जब हमारा गठबंधन बैठ के निर्णय लेगा तो उसके सर्वोच्च नेता निर्णय ले सकते हैं, परंतु ये जो विषय कहने का प्रयास करते हैं डिप्टी स्पीकर वाला, शायद अभी ये बता ही नहीं सकते कि कौन से दल से इनके डिप्टी स्पीकर आने की संभावना। देखिए, इस चुनाव ने बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे भी आपने कहा, भाटी जी की पार्टी अब विपक्ष में नंबर 2 की पार्टी हो गई, यानी कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी। पिछले लोकसभा में क्या था, तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी दूसरे नंबर पे। अभी भी राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। मालूम है। अब एक और परिवर्तन देखिए जो समझ में नहीं आ रहा। प्रियंका जी बैठी, गौर से समझिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 4थे नंबर की पार्टी थी, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। आज क्या हुई, कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी हो गई। कांग्रेस बढ़ी किसकी कीमत पे? शिवसेना और एनसीपी की कीमत पे। आज सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं। बाइपोलर पॉलिटिक्स होती जा रही महाराष्ट्र में। करते कैसे हो ये सब? आइए तेलंगाना में टीआरएस खत्म हो गई, टीआरएस की कीमत पे कांग्रेस बढ़ी और 68 सीटें कांग्रेस भाजपा के बाइपोलर हो गई। आइए कर्नाटका में जेडीएस को उन्होंने जेडीएस के वोट की कीमत पे आगे बढ़े और अब बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। और यही खतरा अब उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि इनके वोट बैंक वर्ड नहीं कह रहा हूं, जो कोर वोटर है, हमारा और जदयू का कोर वोटर एक दूसरे का पूरक है, इसलिए 29 साल में 26 साल साथ रहे। इनका कोर वोटर एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी है, इसलिए कांग्रेस का राइज हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। यह देश की पॉलिटिक्स को बाइपोलर की तरफ ले जा रहा है। यह क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय है। ये क्या बात करते हैं यार? देखिए, हम तमिलनाडु में भी राइज के 11.5% वोट के साथ आए, हमारा राइज हो रहा है। हम इसमें तेलंगाना में 35% वोट के साथ आए, केरल में हमारा 17% वोट है। इनको समझना चाहिए कि आगे का भविष्य हमारे लिए चिंता का सबब नहीं है, इन इंडी गठबंधन के दलों के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि कांग्रेस का वो पुराना दौर उनको लगने लगा है। ऐसा नहीं आने वाला, पर उनको लगने लगा उनकी जो पहली दृष्टि होगी वो उसी वोट बैंक पे होगी जो इन्होंने कांग्रेस से छीना। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। प्रियंका जी जवाब देना चाह रही हैं। प्रियंका जी, ये बात तो सच है ना? देखिए, महाराष्ट्र में 2019 की स्थिति शिवसेना उद्धव गुट के लिए क्या थी? नहीं, मुझे आप चित्रा जी ऐसा है, महाराष्ट्र के ऊपर ज्ञान ना तो मैं आपसे सुनूंगी, ना ज्ञान मैं सुधांशु जी से सुनूंगी।
मैं जरा आपको थोड़ा इनको बता दूं, ये एक बात कर रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर। भाई साहब जब हमारे साथ थे 21 सीट जीती थी आपने 25 सीट लड़कर, आज आप 9 पे आ गए हैं, 28 सीट लड़ी हैं और 9 पे आ गए हैं। ये उन्हीं चीजों का परिणाम है जहां पर आपने अपनी पार्टी जिसने आपके साथ 25 साल खड़े रहे, आपके सुख में दुख में, जब आप 2 सीट पे थे आप 404 सीट 303 सीट पर आए, हम लोग आपके साथ दिया था। पर आपने जिस तरीके का काम किया है पार्टी को तोड़ने का, पार्टी पक्ष को तोड़ करने का, हमारा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करने का, हमारी पार्टी का सिंबल और नाम लेने का, और तब आकर आप हमें यहाँ पे ज्ञान देंगे तो आपका ज्ञान तो सुनने से रही। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सबको मात देकर, नरेंद्र मोदी जी के झूठे वादे दिखाकर, झूठे इरादे जनता के सामने महाराष्ट्र में लाकर आज महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, वो प्रेम दिया है। आज भी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं लोकसभा चुनाव में, तो आपसे तो ज्ञान हम कतई नहीं लेंगे। बोलिए सुधांशु जी। मैंने तो अनेक राज्यों को महाराष्ट्र के ऊपर बोलेंगे तो उनके बारे में 10 चीज मैं बोलूंगी। नहीं, तो क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी जी आपसे तो महाराष्ट्र की ही बात होगी ना। महाराष्ट्र से उद्धव राज्यसभा का ठाकरे नेतृत्व इतनी कर रही तलखी हूं। ठीक नहीं है, ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है प्रियंका जी, लेकिन अगर एंकर भी आपसे सवाल पूछेगा तो उद्धव ठाकरे का तो पूरा का पूरा वर्चस्व महाराष्ट्र को लेकर। अब आपसे मैं यूपी का सवाल तो पूछूंगी नहीं, आप बेवजह नाराज हो गए मेरे ऊपर। प्यारी समझ गई। नहीं, एक मिनट आपने नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हो रही। मैंने क्योंकि हमने आपसे पहले चुनाव के समय पे आप सबकी कवरेज देखी है, देखा है कि उनका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर कितनी चर्चाएं हुई हैं। हमने ये भी देखा है किस तरीके से टेलीविजन चैनल्स ने जस्टिफाई किया कि कैसे इलेक्शन कमीशन पार्टी सिंबल और पार्टी नाम उन दूसरे को दे देती है। चोर जो चोरी करता है, चोरी का सामान भी ले जाता है, उसको समर्थन देने का काम जो मीडिया ने भलीभांति निभाया है 2024 के चुनाव में, हम सब उससे परिचित है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसलिए मैंने कहा कि महाराष्ट्र को लेकर सवाल आप अगर मुझसे पूछ रही हैं तो ये सवाल लाजमी पड़ता ही नहीं है, और इसका सवाल मैं जवाब तो जरूर दूंगी पर ज्ञान मैं इनसे नहीं सुनूंगी, ये मैंने कहा था। मजा आया। सुधांशु जी, हाँ ठीक है सुधांशु जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, महाराष्ट्र को लेकर अगर आप सवाल पूछेंगे तो पलट कर ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि पिछली बार बीजेपी का जो प्रदर्शन था, इस बार तो आप लोगों के लिए वहां पर बुरी स्थिति बन गई ना। बताता हूं, हमारे और इनके गठबंधन में 0.3% का अंतर है, और ज्ञान नहीं सुनना तो समझिए 9 सीटें आपकी, 7 सीटें हमारी शिवसेना की। कौन सा बड़ा, और मैंने सिर्फ इतना कहा कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तब कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी, आप नंबर 2 की पार्टी तब भी थे, नंबर 1 हम थे, नंबर 2 आप थे, आज चौथे नंबर पार्टी बड़ी हो गई। सोच लीजिए, जबकि आप 23 सीटें लड़े थे, और मैं दावे के साथ कहता हूं 50% सीटें शिवसेना उद्धव गुट को नहीं मिलेंगी। झूठ बोल रहा है। अब कांग्रेस नहीं देने वाली है, इसलिए मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, गंभीरता से समझिए ये चुनौती। इसीलिए मैंने तेलंगाना बताया, कर्नाटक बताया, तमिलनाडु बताया, केरल बताया, उत्तर प्रदेश बताया। अब गौर से समझिए, और आप नहीं समझना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मुगालते में रहिए। और जहां तक है चोरी करने की बात, तो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत के साथ जो आप लोगों ने किया है, आज आप जिन लोगों के साथ जाके खड़े हुए हैं, अरे मुंबई के जिन इलाकों में बाला साहब ठाकरे जी के नाम से दहशत फैल जाया करती थी, उन इलाकों में जाके वोट मांगे गए हैं, और वोटिंग का पैटर्न देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि कौन आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की असली विरासत के साथ खड़ा है, और कौन अब उधार की विरासत के साथ जाके चला गया है, जिसने अपनी विरासत आउटसोर्स कर दी है उस पार्टी को जिसके विरुद्ध लड़ने का संकल्प लेकर वो खड़ा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। बोलिए प्रियंका जी। हाँ, मैं तो उम्मीद करती हूँ सुधांशु जी, सुधांशु जी आप ये वक्तव्य रोज आकर टेलीविजन चैनल पे महाराष्ट्र को लेकर करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता आप लोगों को देख रही है, आपका अहंकार समझ रही है। वो कह रही है महायुति को तो देख नहीं रहे हैं, महाझूठी अलायंस में जो आए दिन जूते चप्पल चल रहे हैं उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। आप ज्ञान कांग्रेस और शिवसेना के अलायंस की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बाला साहेब ठाकरे जी के अस्तित्व की बात करते हैं। बाला साहेब ठाकरे जी का आशीर्वाद है कि आपने हमसे सब कुछ छीनने का काम किया, फिर भी जनता ने बाला साहेब ठाकरे जी के सुपुत्र को यह विश्वास जताया कि हम जनता तुम्हारे साथ है। तो किसके साथ आशीर्वाद है, किसके साथ नहीं है, आप ये तय करने वाले नहीं है, महाराष्ट्र की जनता तय करने वाली है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब कुछ सहेंगे पर गद्दारी नहीं सहेंगे। और जो नरेंद्र मोदी जो ब्रांड है ना, नरेंद्र मोदी जी जो ब्रांड आप लोग कहते हैं, वो ब्रांड को भी चकनाचूर महाराष्ट्र ने ही किया है। तो थोड़ा अभी संभल जाएं, इस अहंकारी सोच से थोड़ा निकले, तभी महाराष्ट्र से आप जुड़ पाएंगे, वरना महाराष्ट्र आपको अलविदा कहने को तैयार है। अभी कुछ ही, अब ये तो मैं बार बार कह रही हूँ, ये तो अभी ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बंपर पिक्चर जो बंपर बॉक्स ऑफिस हिट होगी महाविकास आघाड़ी की, वो अभी बाकी है। तो हमारी सीट की टेंशन आप मत लें, आप अपनी लड़ाई लड़े। चुनाव में नजदीक है सुधांशु जी, आप जल्दी से अपनी बात कहते हैं। राजकुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुधांशु जी। बस एक मैं कुछ नहीं कहना चाहता, दर्शकों से कहता हूं जाके वीडियो चेक कर लीजिए, बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो अवेलेबल है। उद्धव जी और राज ठाकरे दोनों बैठे थे, बाला साहब ठाकरे जी कह रहे हैं मैं आज चाहूं तो इन दोनों में से किसी को मंत्री बना सकता हूं, मैं ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति जाके सरकार में शामिल नहीं होगा, क्योंकि मैं जनता की लड़ाई के लिए हुआ हूं, और आज सत्ता के लिए चले गए। और आखिर में क्या मुंह से निकला, उनके पुत्र की। बाला साहब ठाकरे जी हिंदू हृदय सम्राट बने थे, उन्होंने हिंदुत्व की बात कही थी, कि परिवार की बात। और ये बाला साहब ठाकरे जी का वीडियो है, कोई जाके चेक कर ले। बस यही मैंने कहा, अंतर विरासत में अंतर आ गया, और इसी कारण से सियासत में अंतर आ गया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज।
ठीक है, लेकिन ये बात तो सच है कि अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदा किसी पार्टी को हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन राजकुमार भाटी जी, अब उसी कांग्रेस को लेकर एक नई युति के साथ आप लोग समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। सपा को 37 सीटें आई और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई। लेकिन अभी 10 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनमें भी 3-4 सीटें उसको दी जाए। और आप लोगों की मंशा यह है कि महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या दूसरे अन्य राज्यों हो जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है, वहां पर क्या समाजवादी पार्टी भी विधानसभा के लिए टिकट चाहेगी? राजकुमार जी, 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद से जितनी डिबेट में मैं सुधांशु जी के साथ रहा हूं, सुधांशु जी चाहे विषय हो या प्रसंग हो या नहीं हो, इस बात पे जरूर बात लेके आते हैं कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की तो खास तौर से उनके अंदर कोई गांठ है, कोई फोबिया है, पता नहीं बेहद डरे हुए हैं महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को लेकर कि यहाँ कांग्रेस का विवाद होगा समाजवादी पार्टी के साथ, उधर शिवसेना के साथ, घुमा फिरा के इस विषय पर लेके आते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं केवल इतना आश्वस्त करना चाहता हूं सुधांशु जी, आप चिंता मत करिए, हम सुलझा लेंगे जो भी हमारे अंदरूनी मतभेद हैं उन्हें सुलझा लेंगे, जो भी बंटवारा होना सीटों को हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत की बातें उन्हें करनी चाहिए जो खुद सिद्धांत पर चलते हो। आप प्रियंका जी से तो कह रहे हैं कि आपने किसके साथ गठबंधन कर लिया, वीडियो सुना है, पुराने वीडियो सुनने तो आप पासवान जी का सुनिए जो बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिहार के मांझी जी का वीडियो सुनिए जो राम को काल्पनिक बताते थे, राम का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे। जब आप उन्हें गले लगा सकते हैं तो हम भी राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप गठबंधन कर सकते हैं, नई पार्टियों से जुड़ सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अब वो जो मत प्रतिशत आप बता रहे थे, परसेंटेज पे जा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने 90% वोट बैंक का दायरा तैयार कर लिया। अब वो जो पुराने जुमले आप छोड़ते थे, हमें बदनाम करते थे, एम वाई पार्टी, अब उससे बहुत ऊपर पार्टी उठ चुकी है। अब ये पीडीए की पार्टी बन गई, 90% पीडीए की पार्टी है। क्या बात है। और इन चुनावों में ये देखा आपने, अब आपकी पार्टी को लोकसभा में हाफ कर दिया, विधानसभा में साफ कर देंगे, ये उत्तर प्रदेश का साफ संकेत है। समाजवादी पार्टी से कैसे लड़ेंगे सुधांशु जी, आप जवाब दे दीजिए। राजीव जी, उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। हाँ, हौसले उनके हाई हैं और यूपी की तो सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी आंकड़ों के लिहाज से। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर इनको अब भी आंखों देखा समझ में नहीं आ रहा है, समाजवादी पार्टी की जीत की चर्चा हो रही है या कांग्रेस की जीत की, जिसको 9.36% वोट मिला उत्तर प्रदेश में, 11.5% वोट तमिलनाडु में पाके हमारी चर्चा नहीं हो रही है। और मैं पूछना चाहता हूं, 3,90,000 वोटों से जीते हैं राहुल गांधी और 1,72,000 से कन्नौज में जीते हैं अखिलेश यादव, तो किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि सपा का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ है, कांग्रेस वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, 90% खत्म हो गया, तो 42% वोट हमारे पास कैसे मेरे भाई? गजब टूबीबाज आदमी हो। 42% वोट हमें मिला है, आपसे ज्यादा मिला है। 1.5 लाख आपको 33-34% वोट मिला और कुल मिला के 10 कांग्रेस का जोड़ ले, फिर करें 90%, फिर 90। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और सोच समझ कर रायबरेली की सीट रखी है, अरविंद देखिएगा क्या होगा। इसीलिए मैंने सिर्फ ये 2 फैक्ट रखे, बाकी आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। कोई सेंस है इस बात की? आप आंखों के आगे पट्टी लगा के बैठे रहना चाहिए, खुश रहिए जनाब। मैं जो आपसे डिबेट में कई बार बोल चुका हूं, याद रखिए, जिस वोट बैंक के लिए आप एक हुए थे, उसी का पुराना आशिक वापस आ गया है। अब पुरानी मोहब्बत अगर जग गई उसी वोट बैंक की, तो खतरा हमारे लिए नहीं, आपके लिए ज्यादा होने वाला। उनकी मोहब्बत से आपको क्या दिक्कत है सुधांशु जी? नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं। मैं राजा जी कांग्रेस ने घोषणा की कि 403 विधानसभा में यात्रा निकालेगी। अब ये बता दे, सुनिए, जैसे हमारा गठबंधन होगा जेडीयू से, बिल्कुल क्लियर है, ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं। 403 की 400 विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन अपनी यात्रा निकाल रही है। अब ये बताइए 403 सीट देने वाले हैं क्या? बताइए ना, 403 के बाद भी कोई बात नहीं। ये जो भी अगर मैंने तो कहा ना, उनके मन में, मैं बोलिए राजकुमार जी। अच्छा, मन में लड्डू फूट रहे हैं या घर आ रहा है? कई बार एक शेर सुना चुका हूं, सुनाइए। सुधांशु जी को मैं कई बार एक शेर सुना चुका हूं कि वो हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें, शेख जी को खामखा क्या है परेशानी कहें। वो हमारा मसला हम सुलझ लेंगे, आप चिंता मत करिए, जो होगा शांतिपूर्वक। और परसेंटेज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आप अपना 42 तो बता रहे हैं, हमारा 43 नहीं देख रहे। इंडिया गठबंधन को 43% वोट मिला उत्तर प्रदेश में, अपना 42 बार बार बता रहे हैं, हमारा भी 43 बताओ। चलिए, बधाई हो, आपने 1% का अंतर बताया, बधाई हो। यही तो मैं सुनना चाहता था, 90% बोल रहे थे, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, 1% का अंतर है कांग्रेस के 9.5 को जोड़ के। नहीं, वो बोल लीजिए, उसके बाद में जा रही हूँ। राजीव जी, मैं वो असेंबली में दिखाई देगा 90%। ठीक है। हाँ। क्या कोई सवाल है आपका? प्रियंका जी कुछ बोलना चाह रही हूँ, उसके बाद में आ रही हूँ राजीव जी आपके पास। वो सुधांशु जी बोल रहे थे तो वो बहुत मुस्कुरा रही थी। बोलिए प्रियंका जी। सुधांशु जी, मुझे बस एक चीज पूछनी थी। आपने बताया कितने मार्जिन से अखिलेश जी जीते, कितने मार्जिन से राहुल गांधी जीते। मुझे ये बताइए, अजय राय जी को इतने वोट्स मिले और सिर्फ 1.5 लाख के मार्जिन से प्रधानमंत्री मोदी जी जीते, उसका क्या जवाब है? उसके बारे में तो चर्चा कर लीजिए। इतना ध्यान से देख रहे हैं अखिलेश जी का मार्जिन, राहुल जी का मार्जिन, मोदी जी का मार्जिन क्यों कम हो गया? इसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान हम सबको बांटिए। गजब बेइज्जती है। बोलिए सुधांशु जी। राजीव जी, उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। मैं जवाब एक ही लाइन। जब प्रियंका जी ने यह बात कही, जो शिवसेना का प्रतिनिधित्व करती हैं, बताइए पूरे देश में सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीता है? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दोनों में से कोई बता दे, फिर मैं बताता हूं।
सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीता पूरे देश में? कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में? बताइए। मैं बताती हूँ कैंडिडेट खरीद लिया ना, मैं बताती हूँ, नहीं बताया तो अमित शाह जी ने जीता होगा, अमित शाह जी ने जीता होगा। होम मिनिस्टर ने इंटेलिजेंस इनपुट नहीं दिया मोदी को कि अगर मोदी जी अगर आपको कोई प्रियंका गांधी जी खड़ी हो जाती हैं आपके खिलाफ तो आप हार सकते थे। अब मैं जवाब दे दूं, अंदर इंटेलिजेंस अब मैं जवाब दे दूं, क्या हुआ? सुनिए, अब मैं जवाब दे देता हूं, हाईएस्ट मार्जिन से। अरे भाई अब मैं जवाब दे देता हूं। अमित बोलिए सुधांशु जी। सुनिए, अमित शाह जी से ज्यादा मार्जिन से, सुनिए, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मार्जिन से शिवराज सिंह चौहान जी जीते हैं, मगर पूरे देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से धुबरी की सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते हैं 10.25 लाख वोट के मार्जिन से। और ये वही इलाका है धुबरी बरपेटा करीमगंज जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। यहाँ के डेमोग्राफी में सबसे बड़ा चेंज हुआ है, बस ये दर्शकों के समझने के लिए 1.5 लाख नरेंद्र मोदी देखा क्या मैंने फैक्ट बताया, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी और आप उनके साथ खड़े हो गए। कहां वो 12 साल ठाकरे जी की पार्टी थी अच्छा, जो कहते थे मैं देखता हूं कौन बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहता है। आज उनके वोटों के दम पे जीतने के बाद कह रहे हैं हमको ज्ञान न दो, कोई ज्ञान नहीं दे सकता। जागरूक व्यक्ति की आंखें कोई नहीं खुला सकता, जिसकी आंखें बंद गजब से का रहा खुला कि असम का कंपैरिजन आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, असम का कंपैरिजन आप उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। लॉजिक बहुत सही निकाला आपने। आपने देखा कि किस तरह से ये जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं पत्रकारिता का स्तर न जाने और कितना नीचे गिराएंगे। ऐसे एंकर को या इन जैसे पत्रकारों को सुपारी पत्रकार कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसे ही पोल खोल और गोदी मीडिया को एक्सपोज करने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। शुक्रिया।